हेलो बच्चों। तो आज हम जल संसाधन के अंतर्गत पढ़ाएंगे कि जल संरक्षण एवं प्रबंध की आवश्यकता। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि पानी की कमी पूरे विश्व में हो रही है। अब पानी की कमी तो हो रही है, लेकिन हमें इसका संरक्षण क्यों करना होगा, इस पर आज चर्चा चलेगी कि हमें वो कौन कौन सी ज़रूरतें हैं या किन आवश्यकताओं के कारण हमको पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पानी की कमी से एनवायरनमेंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो अलग की चीज़ है, यानी पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा ये अलग की चीज़ है, लेकिन हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको सबसे पहले हम जानेंगे कि पानी की कमी से मानव जीवन पर जो समस्या उत्पन्न होगी सबसे पहले उसको हम जानेंगे। तो पहला कारण है हमारे स्वास्थ्य से होता है, क्योंकि पानी की क्वालिटी अगर खराब होगी यानी पानी खराब रहेगा तो मतलब यह है कि पानी तो रहेगा, लेकिन पानी होने के बावजूद भी वो यदि खराब होगा तो उसके उपयोग से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें पानी के संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपको पहले से बताया गया कि जल इतनी ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी केवल कुछ % ऐसे हैं जिसका उपयोग हम करते हैं या उपयोग करने के लायक होता है, लेकिन ये जल भी बहुत ही जल्दी खारे पानी में जाकर के मिल जाता है। और उसके पीछे वजह होता है कि जल का उचित संरक्षण या संचयन करने के लिए हम लोग के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। तो रिजल्ट ये होगा कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए पानी का संरक्षण करना होगा, क्योंकि अगर दूषित जल का उपयोग किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, और इससे बचने के लिए हमें पानी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा जो कारण है भोजन की सुरक्षा के लिए हमें पानी बचाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग बढ़ेगी। अब जैसा कि पिछले क्या आप लोग इतिहास में जाने होंगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो अनाज की कमी के कारण ही हुआ था। अनाज की कमी की वजह से अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे गरीब लोगों को भारी समस्या हुई, जिससे रेवोल्यूशन हुआ। तो वही स्थिति यहाँ भी आ जाएगी कि अनाज की मांग बढ़ेगी और अधिक अनाज उत्पादन के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जब ज़्यादा अनाज उत्पादन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी उस समय कहीं से अलग जगह से तो लाएंगे नहीं, या अचानक तो आ नहीं जाएगी। तो इसके लिए अभी जो वर्तमान समय में पानी है उसी को हमें संरक्षित करना पड़ेगा। तीसरा है पानी की ज़रूरत पौधों को भी होती है, और इसके कमी से पूरा नेचुरल इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। यानी पानी की ज़रूरत पौधों की भी होती है, क्योंकि जल के द्वारा ही पौधे हरे भरे होते हैं, और अगर वाटर लेवल कम हुआ, भूगर्भ का जल का स्तर जब कम होगा तो पौधे भी सूखना शुरू हो जाएंगे, और जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी का, पारिस्थितिकीय तंत्र का, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अगला जो कारण है पानी की कमी से सूखे की स्थिति आएगी, और जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम और हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। तो
जिससे हमें पानी बचाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हमें समझ सकते हैं कि हमें पानी बचाने की ज़रूरत क्यों है। अब आगे हम देखते हैं या देखेंगे कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो पानी बचाने का जो जल संरक्षण की जो मांग है, ज़रूरत है आज वर्तमान समय में, इसके लिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज भी इसके प्रति तत्पर थे, यानी एक्टिव थे। और प्राचीन काल में भी आज से हजारों वर्ष पहले भी पानी संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए थे। तो प्राचीन काल से ही लोग पानी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में वो लोग भी तत्पर थे। तो प्राचीन काल में कैसे पानी का संरक्षण लोग करते थे, इसके विषय में बताते हैं। आज से 2100 साल पहले, यानी ईसा से 1 शताब्दी पहले, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा एक स्थान है। वहाँ हम देखेंगे कि श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। और इसी के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र यानी नहरों की खुदाई कराया गया था। और कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में भी कुछ अच्छे सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। जैसे नहरें निकाली गई थी, खुदाई की गई थी नहरों की, तो इसके भी अवशेष मिले हुए हैं। और उस समय, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल में 11वीं शताब्दी में वो झील मिली है, जो 11वीं शताब्दी में भोपाल में बनाई गई थी। और इसी के क्रम में 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, मुगल काल के पहले का एक शासक था इल्तुतमिश ने, दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक विशेष प्रकार का हौज बनाया था। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं, ये प्राचीन काल में जो राजाओं, महाराजाओं व समाज के लोगों के द्वारा जल संरक्षण का तरीका था, या जल संरक्षण के प्रति कितने जागरूक थे, उसका एग्जाम्पल के आधार पर हमको जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा जो वर्तमान समय में तरीका है, वह बहुत उद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जल संसाधन प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत इतना तो इसके पहले पता लग गया कि पानी संरक्षण का आइडिया आज के हजारों साल पहले से ही था, और उन लोगों को भी पानी की ज़रूरत का पता था कि आने वाले समय में हमको पानी की ज़रूरत कितना पड़ेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय जो टेक्नोलॉजी आज वर्तमान समय में है जल संरक्षण का, उस समय नहीं था और जैसा आज है। लेकिन इसके बाद भी वो पानी का संरक्षण करते थे, और इसके लिए उन लोगों ने भी कुछ उपकरण बनाए जो आपको हमने बताया। अब आते हैं, अगली जो पॉइंट है वो है डैम यानी बांध। तो बांध से आशय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होता है, और वर्तमान में जो बांध बनाए जा रहे हैं वो, अब प्राचीन काल में देखिए यही कंपैरिजन होता है। प्राचीन काल में जो डैम, नहर, झील बनाए गए, उसका केवल एक उद्देश्य था, सिंचाई और लोगों के लिए जल की आपूर्ति, जैसे खाने पीने के लिए। इस उद्देश्य से जलाशयों का निर्माण किया गया था जल संरक्षण के लिए। लेकिन वर्तमान समय में जो डैम बनाए जा रहे हैं उसका उद्देश्य बहुउद्देशीय होता है, यानी एक से ज़्यादा बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे सिंचाई के साथ साथ, सिंचाई के लिए तो जल संरक्षण किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ बिजली बनाने में भी किया जाता है, और बिजली बनाने के साथ साथ घरेलू व औद्योगिक उपयोग
तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए भी डैम बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, बांध बनाने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें कुछ बांध तो ऐसे होते हैं जो लकड़ी के होते हैं, और कुछ बांध ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कंक्रीट से यानी सीमेंट और अन्य उपकरणों से बनाए जा रहे हैं, यानी कंक्रीट के होते हैं। और विशेष तौर पर दो तरह के होते हैं, कंक्रीट के और लकड़ी के होते हैं। इसके अलावा बांध को 3 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है इनके हाइट के आधार पर, यानी सबसे ऊंचा बांध, उसके बाद है मध्यम आकार का बांध, और अंतिम जो है वह है निम्न आकार का बांध। अब तो ये हो गया कि किन तरीकों से जल संरक्षण किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो प्राचीन काल के विषय में आपको हमने बताया कि राजा महाराजा जल संरक्षण के प्रति जो तत्पर थे, सजग थे, और किन तरीके से वो जल संरक्षण कर रहे थे। और वर्तमान समय में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण किया जा रहा है, उसके कई कह सकते हैं कि कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल संरक्षण किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य। किन उद्देश्यों से को लेकर के नदी घाटी परियोजना चलाई गई। तो सबसे पहला है, जैसे बरसात के समय में नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे समय में जो कृषि योग्य जमीनें होती हैं, उनकी जो उपजाऊ मिट्टी वाला लेयर होता है, ऊपरी परत जो होता है, वो बह जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए, यानी बाढ़ पर नियंत्रण के साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई। और इस योजना के अंतर्गत दूसरा जो कारण है, उद्देश्य है, वो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। अगला जो है जल शक्ति का उत्पादन करना, और सस्ते दर पर जितनी ज़्यादा मात्रा में डैम के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाएगा, विद्युत का लागत कम होगा, और ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा तो बिजली की जो कीमत होगी वो भी कम होगा। इसके अलावा जल परिवहन का विकास करना, और सबसे अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है, जैसे मान लीजिए सूखा जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना या जल की व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे जो सूखा वाले क्षेत्र हैं वहाँ जल उपलब्ध कराने के लिए भी जल संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ जलाशयों के निकट प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के साधनों का विकास करना, और शहरी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। ये उद्देश्य होते हैं नदी घाटी परियोजना के। तो इस तरह से हमने जाना कि हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, और जो ये नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई इसके उद्देश्य क्या हैं। यानी शॉर्ट में हम जान सकते हैं कि जल प्रबंधन का तात्पर्य उपलब्ध जल संसाधनों का उचित विदोहन और उपयोग करना होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। और जब तक किसी भी साधन के उपयोग की उचित व्यवस्था या प्रबंध नहीं किया जाता है, तब तक आपूर्ति अनिश्चित और अनियमित बनी रहती है। जैसा कि आप लोगों को बताया हमने इसके पहले वाले वीडियो में कि महाराष्ट्र में पानी की भारी कमी का सामना लोगों को करना पड़ता है, राजस्थान में भी यही कंडीशन बनी रहती है। तो कहने का मतलब किसी स्थान पर जल की कितनी मात्रा है, उस स्थान पर जल का उपयोग कितना है,
ये सब चीज़ों का निर्धारण करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। और जल प्रबंधन का जो तरीका है उस तरीके को अपना करके ही हम जल का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। धन्यवाद।